नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कर्मवीर आईसीएस में। यहाँ पर मैं मधु पूरी इंडियन पॉलिटी को एमसीक्यू वाइज कवर करा रही हूँ। आज का लेक्चर नंबर 47 है, जो कि बेस्ड है द पार्लियामेंट में। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर इंडियन पॉलिटी आपके सिलेबस में है तो ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को कम से कम 3 से 4 बार जरूर देखें, जिससे कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में पॉलिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो आपके लिए काफ़ी इजी और हेल्पफुल हो। क्योंकि पॉलिटी काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, लेकिन अगर इसको आप 100% अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो निरंतर अभ्यास या रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है क्वेश्चंस का। और ये क्वेश्चंस की सीरीज आपको उसी 100% अटेम्प्ट करने की श्रृंखला में आगे योगदान देगा। तो इसी प्रयास के तहत चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा? निम्नलिखित में से कौन लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? आपके ऑप्शंस हैं ए चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, बी स्पीकर, सी प्राइम मिनिस्टर, डी प्रोटेम स्पीकर। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जॉइंट सिटिंग होती है लोकसभा और राज्यसभा की, उसको प्रिसाइड कौन करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी स्पीकर। अब इस क्वेश्चन के तहत आपको एक आर्टिकल याद करना होगा, जो कि है आर्टिकल 108, जो कि जॉइंट सिटिंग के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। तो आर्टिकल 108 भी जॉइंट सिटिंग से रिलेटेड आप सभी लोग याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, द जॉइंट सेशन ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट इज प्रिसाइड ओवर बाय। देखिए, एक ही क्वेश्चंस को एग्जाम में कई तरीके से घुमा फिरा के पूछा जाता है, लेकिन आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जॉइंट सिटिंग कौन प्रिसाइड करता है। क्वेश्चंस पूछने का तरीका डिफरेंट हो सकता है, लेकिन आप लोग क्वेश्चन समझिएगा कि वो आपसे पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? आपके ऑप्शंस हैं ए प्रेसिडेंट, बी वाइस प्रेसिडेंट, सी स्पीकर ऑफ लोकसभा, डी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो अगेन इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जॉइंट सेशन को प्रिसाइड कौन करता है या उसकी अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, उपाध्यक्ष करते हैं, या लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, या भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं? पिछले क्वेश्चन की तरफ इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी स्पीकर ऑफ लोकसभा या लोकसभा के अध्यक्ष। सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑथराइज्ड टू प्रिसाइड ओवर द जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट? निम्नलिखित में से कौन संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करने के लिए अधिकृत है? आपके ऑप्शन हैं ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, डी स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी स्पीकर ऑफ लोकसभा अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 108। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, जॉइंट सेशन ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज कंसर्न फर्स्ट फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सेकंड फॉर द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, थर्ड to pass the bill relating to the amendment of constitution, fourth to discuss and pass such a bill where both houses have different opinion. Select your answer from the following quote. क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र का संबंध किससे है? पहला, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, दूसरा भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए, तीसरा संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए, चौथा ऐसे विधेयक पर चर्चा करें और पारित करें जहां दोनों सदनों की राय अलग अलग होती है। तो निम्नलिखित कोड में से आपका उत्तर को चुनाव करना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये आपको बताना है कि ज्वाइंट सेशन कब किया जाता है पार्लियामेंट में। देखिए, इसमें होता है कि जब दोनों सदनों की राय अलग अलग होती है या मतभेद होता है तो ज्वाइंट सिटिंग का आयोजन किया जाता है और उसको स्पीकर ऑफ द लोकसभा प्रिसाइड करते हैं। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? चौथा स्टेटमेंट पढ़िए, टू डिस्कस एंड पास सच अ बिल वेयर बोथ हाउसेज हैव डिफरेंट ओपिनियन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 4, डी ऑप्शन। फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, consider the following statement. First, the joint sitting of both houses of the parliament in India is sanctioned under Article 108 of the Constitution. Second, the first joint sitting of Lok Sabha and Rajya Sabha was held in the year 1961. Third, the second joint sitting of both houses of Indian Parliament was held to pass the Banking Service Commission Repeal Bill. Which of these statements are correct? क्वेश्चन नंबर 5 के कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत मंजूरी दी गई है। दूसरा, लोकसभा और राज्यसभा की पहली संयुक्त बैठक वर्ष 1961 में आयोजित की गई थी। तीसरा, भारतीय संसद के दोनों सदनों की दूसरी संयुक्त बैठक बैंकिंग सेवा आयोग निरंतर विधेयक को पारित करने के लिए आयोजित की गई थी। इनमें से कौन सा कथन सही है, इसका आपको चुनाव करना है। तो जब आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस दिए जाते हैं तो इस स्टेटमेंट क्वेश्चंस को एक दो बार आप लोग रीड कर लिया कीजिए, क्योंकि कुछ वर्ड से ही स्टेटमेंट सही और गलत हो जाते हैं। तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन को ध्यान से एक दो बार रीड किया कीजिए पहले, अटेम्प्ट करने से पहले। देखिए, तो जो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट इन इंडिया इज सैंक्शन अंडर आर्टिकल 108 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 108 में जॉइंट सेशन का मेंशन किया गया है। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट का कह रहा है कि द फर्स्ट जॉइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा वाज हेल्ड इन द ईयर 1961। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जो 1961 में जो डॉरी एक्ट आया था उसके अकॉर्डिंग पहला जॉइंट सेशन किया गया था लोकसभा और राज्यसभा के अंतर्गत, जो कि 1961 में पास किया गया था। तो दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि द जॉइंट सिटिंग of both houses of Indian Parliament was held to pass the Banking Service Commission Repeal Act Bill। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि जो दूसरा जॉइंट सेटिंग हुआ था वो बैंकिंग सर्विसेज से रिलेटेड था। तो इस तरीके से तीनों के तीनों ही स्टेटमेंट सही हो जाते हैं और आपसे पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है या कौन सा कथन सही है। तो डी ऑप्शन देखिए, डी ऑप्शन में 1, 2, 3 ऑप्शन आपको मेंशन किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा पांचवे का? ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, द फर्स्ट जॉइंट मीटिंग ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट वाज हेल्ड इन कनेक्शन विद। भारतीय संसद के दोनों सदनों की पहली संयुक्त बैठक किसके संबंध में आयोजित की गई थी? आपके ऑप्शन से ए डॉरी एबोलिशन बिल, दहेज उन्मूलन विधेयक, बी हिंदू कोड बिल, सी बैंक नेशनलाइजेशन बिल, बैंक राष्ट्रीयकरण विधेयक, डी गोल्ड कंट्रोल बिल या स्वर्ण नियंत्रण विधेयक। तो जो पहली जॉइंट सेटिंग हुई थी वो किसके संबंध में बिठाई गई थी, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो छठे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए डॉरी एबोलिशन बिल, जो कि कब पारित किया गया था? 1961 में। ये ईयर भी आप लोग याद रखिए, कई बार छोटे मोटे एग्जाम्स में ईयर भी पूछ लिया जाता है कि डॉरी एबोलिशन बिल कब पारित हुआ था, तो आप सभी लोग 1961 लगा के आएंगे। तो 6 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, a deadlock between the Lok Sabha and the Rajya Sabha calls for a joint sitting of the parliament during the passage of first ordinary legislation, second money bill, third constitution amendment bill. Select the correct answer using the code given below. क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध के कारण पहला साधारण विधान में, दूसरा धन विधेयक में, तीसरा संविधान संशोधन विधेयक के पारित होने के दौरान संसद की संयुक्त बैठक बुलानी पड़ती है। तो आपको बताना है कि किस केस में जो ज्वाइंट सिटिंग है वो बुलाई जाती है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके आपको सही उत्तर का चुनाव करना है कि जो कौन सा बिल होता है उस बिल के अकॉर्डिंग हम लोग ज्वाइंट सेशन को बुला सकते हैं। तो सातवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जो हमारा ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन होता है या जो ऑर्डिनरी बिल होता है उसी केस में हम लोग ज्वाइंट सेशन का बुलावा किया करते हैं। बाकी मनी बिल है तो मनी बिल जैसा आप सभी लोग को पता है कि मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से ही इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो इसमें राज्यसभा का कोई भी हस्तक्षेप या योगदान नहीं होता है। तो मनी बिल के केस में ज्वाइंट सेशन नहीं होता है और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के भी केस में ज्वाइंट सेशन नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली वन, जो कि ऑर्डिनरी बिल या ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन के केस में ही हम लोग ज्वाइंट सेशन बुलाते हैं।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 ओनली। सातवें का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, joint sitting of Lok Sabha and Rajya Sabha can take place to resolve deadlock over। गतिरोध को सुलझाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है। आपके ऑप्शंस हैं ए ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन साधारण विधेयक, बी मनी बिल धन विधेयक, सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल संवैधानिक संशोधन विधेयक, डी एप्रोप्रिएशन बिल विनियोग विधेयक। तो किस केस में हम लोग ज्वाइंट सेटिंग बुलाते हैं लोकसभा और राज्यसभा की, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन या साधारण विधेयक। ठीक है, ए इज द आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इज हेल्ड इन कनेक्शन विद। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किसके संबंध में आयोजित की जाती है? आपके क्वेश्चन आंसर क्या होंगे? ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, बी मनी बिल, सी ऑर्डिनरी बिल, डी इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आप देख सकते हैं कि एक ही क्वेश्चन को कितने तरीके से घुमा फिरा के एग्जामिनेशन में पूछा गया है, लेकिन आंसर क्या होगा इसका, ये आप लोग याद रखिएगा। ज्वाइंट सेटिंग जब भी होगा तो वो ऑर्डिनरी बिल के केस में ही होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चंस कई प्रकार से पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। 9th का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, with reference to the special address of the President of India, which of the following statement is are correct? First, the President addresses the joint meeting of both houses of Parliament at the commencement of the first session after each general election of the House of the People and at the commencement of the first session of each year. Second, the President in his address informed the Parliament of the causes of its summon. Select the correct answer using the code given below. क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के विशेष संबोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये आपसे क्वेश्चन में याद रखिए कि वो सही पूछ रहा है कि गलत पूछ रहा है। कई बार बच्चे इसमें गलती कर देते हैं कि वो करेक्ट पूछ रहा है कि इनकरेक्ट। तो क्वेश्चन में मार्क जरूर कर लिया कीजिए कि वो आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है कि इनकरेक्ट। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है करेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र की शुरुआत पर और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हैं। दूसरा कथन क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों की जानकारी देते हैं। तो नीचे दिए कोड से आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। तो इन दोनों ही के स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है। तो क्या आंसर होगा 10वें क्वेश्चन का? देखिए, जो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि द प्रेसिडेंट एड्रेसेस द जॉइंट मीटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल एंड एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर। बिल्कुल सही। जब पहला जनरल इलेक्शन होता है तो उसके सबसे पहले सेशन में प्रेसिडेंट अपनी कमेंसमेंट करते हैं, फर्स्ट सेशन देते हैं प्रेसिडेंट। और ठीक जबकि पहला सेशन होता है ईयर का, उस टाइम प्रेसिडेंट अपना कमेंसमेंट या जो भी उनका एड्रेस करना होता है वो पार्लियामेंट को एड्रेस करते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि द प्रेसिडेंट इन हिज एड्रेस इन्फॉर्म द पार्लियामेंट ऑफ द कॉज ऑफ इट्स समन। ये भी बिल्कुल सही है कि प्रेसिडेंट जब भी एड्रेस करता है तो अपने वो कॉज ऑफ समन का कारण भी बताता है। तो इस तरीके से दोनों के दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो 10वें का आंसर क्या हो जाएगा? बोथ 1 एंड 2। अब बोथ 1 एंड 2 किस में है? ऑप्शन सी देखिए। तो 10वें का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बोथ 1 एंड 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, which of the following expression is appropriate regarding the message to call joint sitting of both houses under article 108 of the constitution of India? भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के संदेश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति उपयुक्त है? आपके ऑप्शन से ए इंटेंशन ऑफ प्रेसिडेंट, बी डायरेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, सी विजडम ऑफ प्रेसिडेंट, डी कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। 11वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इंटेंशन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, 11th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, what will be happened if president summon for the joint session of parliament and in the meantime lok sabha dissolved? यदि राष्ट्रपति संसद का संयुक्त सत्र बुलाए और इसी बीच लोकसभा भंग हो जाए तो क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए, जॉइंट सेशन विल बी हेल्ड इन शेड्यूल टाइम, बी, जॉइंट सेशन विल बी कैंसल्ड, सी, जॉइंट सेशन विल बी हेल्ड आफ्टर कंपोजिशन ऑफ न्यू लोकसभा, डी, बिल विल बी लैप्स्ड। तो बताइए, अगर ऐसा हो कि प्रेसिडेंट ने समन किया हो जॉइंट सेशन के लिए और उसी टाइम पे लोकसभा डिसॉल्व हो जाए तो उस बिल का क्या होता है, ये आपको बताना है क्वेश्चन में। तो बताइए क्या होगा उस क्वेश्चन का आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉइंट सेशन विल बी हेल्ड इन द शेड्यूल टाइम, क्योंकि राष्ट्रपति ने उसको समन कर रखा है। तो ए इज द राइट आंसर। 12वें का क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, अ लेजिस्लेटिव बिल मे बी इंट्रोड्यूस्ड इन विच हाउस ऑफ पार्लियामेंट? एक विधायी विधेयक संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए, लोकसभा, बी, राज्यसभा, सी, इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, डी, नन ऑफ द अबव। 13वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, या संसद के किसी भी सदन में हम जो लेजिस्लेटिव बिल है उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो 13वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, with reference to the Parliament of India, consider the following statement. First, a private member's bill is a bill presented by a member of Parliament who is not elected but only nominated by the President of India. Second, recently, a private member's bill has been passed in the Parliament of India for the first time in its history. Which of the statement given above is are correct? तो याद रखिएगा कि यहाँ पे आपसे क्वेश्चन का पूछ रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, एक निजी सदस्य का विधेयक एक संसद सदस्य द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले विधेयक से है जो निर्वाचित नहीं होता है बल्कि केवल भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित होता है। दूसरा कथन, हाल ही में भारत की संसद में इतिहास में पहली बार कोई प्राइवेट बिल पास हुआ है। तो ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। तो बताइए पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बताइए पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो देखिए, जो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि अ प्राइवेट मेंबर्स बिल इज अ बिल प्रेजेंटेड बाय अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु इज नॉट इलेक्टेड बट ओनली नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि प्राइवेट मेंबर कौन से होते हैं और प्राइवेट मेंबर बिल्स क्या होता है। तो देखिए, जो मिनिस्टर्स नहीं होते हैं, मिनिस्टर्स के अलावा जो भी बिल किसी और भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से पारित किया जाता है या पास किया जाता है या इंट्रोड्यूस किया जाता है, वो प्राइवेट मेंबर्स बिल कहलाता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत हो जा रहा है, ठीक है। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जा रहा है कि रिसेंटली अ प्राइवेट मेंबर्स बिल हैज बीन पास्ड इन द पार्लियामेंट ऑफ द इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। देखिए, ये फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में नहीं है, तो पहला स्टेटमेंट भी गलत है और दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। दोनों के दोनों ही स्टेटमेंट गलत है और आपसे पूछा क्या है? सही स्टेटमेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नीदर वन नॉर टू। ऑप्शन डी देखिए, नीदर वन नॉर टू। तो 14th का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, which of the following statement is are correct? First, a bill pending in the Lok Sabha lapses on its prorogation. Second, a bill pending in the Rajya Sabha which has not been passed by the Lok Sabha shall not lapse on the dissolution of the Lok Sabha. Select the correct answer using the code given below. निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। पहला, लोकसभा में लंबित एक विधेयक अपने सत्रावसान पर समाप्त हो जाता है। दूसरा, राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जो लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया गया है लोकसभा के विघटन पर समाप्त नहीं होता है। तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का आपको चुनाव करना है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये आपको बताना है। तो देखो, जो दूसरा स्टेटमेंट है, अ बिल पेंडिंग इन द राज्यसभा विच हैज नॉट बीन पास्ड बाय द लोकसभा शैल नॉट लैप्स ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द राज्यसभा, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि जो बिल अभी तक राज्यसभा में ही है
तो अगर लोकसभा डिसॉल्व भी हो जा रही है तो वो बिल लैप्स नहीं होता है, वो एज इट इज वो राज्यसभा में बिल रहता है। तो दूसरा स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, लेकिन जो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि अ बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्स ऑन इट्स प्रोरोगेशन, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो दूसरा सही है और पहला गलत स्टेटमेंट है, और आपको सही इसमें बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टू ओनली। बी ऑप्शन देखिए, इसमें लिखा हुआ है टू ओनली, तो बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, consider the following statement. First, the chairman and the deputy chairman of the Rajya Sabha are not the member of that house. Second, while the nominated member of the both the house of the parliament have no voting right in the presidential election, they have right to vote in the election of the vice president. Which of the statement given is are correct? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं। दूसरा, जबकि संसद के दोनों सदनों के नामांकित सदस्यों को राष्ट्रपति चुनाव में मतदान का कोई अधिकार नहीं है, पर उन्हें उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान का अधिकार है। तो ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। तो 16वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 16वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जो दूसरा स्टेटमेंट है कि वाइल द नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट हैव नो वोटिंग राइट इन द प्रेसिडेंशियल, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट। जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं वो कभी भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन कह रहा है कि दे हैव अ राइट टू वोट इन द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि वो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, लेकिन जो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि द चेयरमैन एंड द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा आर नॉट द मेंबर ऑफ द हाउस, ये गलत स्टेटमेंट, क्योंकि दोनों के दोनों उस मेंबर के हाउस ऑफ मेंबर होते हैं, वो राज्यसभा के मेंबर होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो इस तरीके से ओनली टू इज द राइट आंसर। अब ओनली टू किसमें है? ऑप्शन बी देखिए। तो 16वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, हु हैज द राइट टू इशू मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया? भारत की संचित निधि से धन जारी करने का अधिकार किसे है? आपके ऑप्शन से ए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, बी फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के वित्त मंत्री, सी ऑथराइज्ड मिनिस्टर, अधिकृत मंत्री, डी नन ऑफ द अबव, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 17वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, कौन जो होता है वो उसमें से कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मनी को इशू कर सकता है, आपको ये बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, क्योंकि जो भी हमें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अगर मनी इशू कराना होता है तो पहले हमें वो पार्लियामेंट से पारित करवाना पड़ता है, गवर्नमेंट उसको पारित करवाती है, फिर ही वो जो मनी होता है उसको इशू किया जाता है। इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू कंटीजेंसी फंड? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? आपके ऑप्शन हैं आर्टिकल 265, बी आर्टिकल 266, सी आर्टिकल 267, डी आर्टिकल 268। तो आपको बताना है कि कौन सा जो आर्टिकल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का रिलेटेड है कंटीजेंसी फंड से। तो 18th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आर्टिकल 267। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, which one of the following expenditure is not charged on the consolidated fund of India? निम्नलिखित में से कौन सा व्यय भारत की संचित निधि पर नहीं लगाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश का वेतन और भत्ते, बी सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन और भत्ता, सी सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री का वेतन और भत्ते, डी सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द चेयरमैन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का वेतन और भत्ता। तो 19वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आपसे पूछ रहा है कि वो कौन सा एक्सपेंडिचर है जो कि चार्ज नहीं है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे।
19th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, which one of the following is not a mandatory expenditure charged on the consolidated fund of India? निम्नलिखित में से कौन सा भारत की संचित निधि पर लगाए जाने वाला अनिवार्य व्यय नहीं है? आपके ऑप्शन से ए, डेप्ट चार्जेस फॉर विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लाइबल, ऋण शुल्क जिसके लिए भारत सरकार उत्तरदायी है। बी, सैलरी एंड पेंशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत के चुनाव आयोग के सदस्यों का वेतन और पेंशन। सी, पेंशन पेबल टू जजेस ऑफ हाई कोर्ट, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को दे पेंशन। डी, अलाउंसेस ऑफ डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यों की परिषद के उपाध्यक्ष के भत्ते। तो 20वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सैलरी एंड पेंशन ऑफ द मेंबर ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये जो होता है संचित निधि पर नहीं लगाया जाता, यह अनिवार्य नहीं है, तो बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर इज नॉट चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा व्यय भारत की संचित निधि पर नहीं लगाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए, सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति का वेतन और भत्ता। बी, सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन और भत्ता। सी, सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन और भत्ता। या डी, सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते। तो 21वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, विच इज द लार्जेस्ट आइटम अंडर नॉन प्लान एक्सपेंडिचर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट? केंद्र सरकार के गैर योजना व्यय के अंतर्गत सबसे बड़ी मद कौन सी है? आपके ऑप्शन हैं ए, डिफेंस, बी, सब्सिडी, सी, इंटरेस्ट पेमेंट, डी, पेंशन, या ई, नन ऑफ दीज। 22वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, इंटरेस्ट पेमेंट। सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, द ऑथराइजेशन फॉर द विड्रॉवल ऑफ फंड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मस्ट कम फ्रॉम, भारत की संचित निधि से धन की निकासी के लिए प्राधिकरण कहां से आना चाहिए? आपके ऑप्शन हैं ए, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बी, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, सी, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, डी, द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। तो 23वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। हमें कोई भी अगर फंड का आदान प्रदान करना होता है या विड्रॉवल करना होता है, अगर कंसोलिडेटेड फंड से करना है, तो जरूरी है कि उसे पार्लियामेंट से पारित किया जाए। तो इस तरीके इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, with reference to the union government, consider the following statement. First, the Department of Revenue is responsible for the preparation of union budget that is presented to the parliament. Second, no amount can be withdrawn from the consolidated fund of India without the authorization from the Parliament of India. All the disturbance made from public account also need the authorization from the Parliament of India. Which of the statement given is are correct? इन दोनों स्टेटमेंट में से आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि केंद्र सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, राजस्व विभाग संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले केंद्रीय बजट की तैयारी के लिए जिम्मेदार है। दूसरा, भारत की संसद की अनुमति के बिना भारत की संचित निधि से कोई भी धनराशि नहीं निकाली जा सकती। सार्वजनिक खाते से किए गए सभी संवितरणों के लिए भी भारत की संसद से प्राधिकरण की आवश्यकता होती है। तो ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जो दूसरा स्टेटमेंट है, तो नो अमाउंट कैन बी विद्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया विदाउट द ऑथराइजेशन फ्रॉम द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि बिना पार्लियामेंट की अनुमति के, बिना पार्लियामेंट से पास किए हुए
हम किसी भी फंड को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। और क्या कह रहा है कि ऑल द डिस्टर्बेंस मेड फ्रॉम पब्लिक अकाउंट ऑल्सो नीड द ऑथराइजेशन फ्रॉम द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि बिना पार्लियामेंट की अनुमति से हम कोई भी विड्रॉ या डिसबर्समेंट नहीं कर सकते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अब पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ यूनियन बजट दैट इज प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट। तो क्या ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है? बताइए। तो ये स्टेटमेंट गलत है। द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू नहीं बनाता है जो हमारा बजट होता है, बल्कि बजट कौन प्रिपेयर करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत हमारा बजट प्रस्तुत किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जा रहा है कि यहाँ पे उसने बोला है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, बल्कि यहाँ पर होना चाहिए था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो ओनली 2 इज द राइट आंसर। तो सी ऑप्शन देखिए इसमें क्या है, 2 ओनली। तो 24वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, हाउ कैन द प्रेसिडेंट स्पेंड फ्रॉम कंटीजेंसी फंड? राष्ट्रपति आकस्मिकता निधि से कैसे खर्च कर सकते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए, इन टाइम ऑफ नेचुरल कैलामिटी, प्राकृतिक आपदा के समय, बी, आफ्टर ऑथराइजेशन ऑफ पार्लियामेंट, संसद के प्राधिकरण के बाद, सी, बिफोर ऑथराइजेशन ऑफ पार्लियामेंट, संसद के प्राधिकरण से पहले, डी, कैन नॉट स्पेंड, या वो खर्च ही नहीं कर सकते हैं। तो 25वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बिफोर ऑथराइजेशन ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, जो कंटीजेंसी फंड होता है उसमें से प्रेसिडेंट क्या है, स्पेंड कर सकते हैं बिना पार्लियामेंट के अनुमति के। ठीक है, और ये किस आर्टिकल के अंतर्गत इनको ये शक्तियां प्रदान की गई हैं? तो आर्टिकल 267 के अंतर्गत। तो ये आप लोग आर्टिकल भी याद रखेगा, आर्टिकल 267 में ये मेंशन किया गया है। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। इस तरीके से आज हमने सेट ऑफ 25 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप सभी को ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए कर्मवीर आईसीएस को। और साथ ही साथ आप अपने फीडबैक भी जरूर शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में, जिससे कि हम और भी बेहतर क्वालिटी लेक्चर्स आप सभी के लिए ला सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।